तो आज बायोलॉजी का एक और पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त कोशिका संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है? तो वह करता है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे WBC कह सकते हैं। आगे है कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता किसे कहते हैं? तो O निगेटिव को कहते हैं। O निगेटिव, जहाँ O निगेटिव रहेगा उसको प्राथमिकता दीजिएगा। सर्वग्राही पूछेगा तो वह हो जाएगा AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव सर्वग्राही हो जाएगा, सबकी सर्वदाता O निगेटिव होगा। चलिए आगे देखिए। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है? तो उसका मेन कार्य क्या है? तो वह ऑक्सीजन का परिवहन करना है। आगे देखिए कि वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है? तो वह बढ़ जाता है। आगे देखिए कि एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? तो ऐसे तो देगा तो 7.4 देगा, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में देगा तो 7.35 से लेकर 7.45 तक देगा। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे है कि रक्त समूहों की खोज किसने किया था? तो वह किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। आगे है कि RH फैक्टर या RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो वह है बंदर से। किससे है? बंदर से है। आगे है कि AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए उसे सार्वभौमिक या प्राप्तकर्ता कह सकते हैं। आगे है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वह होता है शरीर की प्रतिरक्षा करना। आगे है कि रुधिर के जमने के लिए यानी रुधिर के जमने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो वह पड़ता है कैल्शियम रहेगा या C++ रहेगा, तो जिसे कैल्शियम कह सकते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता पड़ता है, खनिज बोलेगा तब। आगे है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो होता है वह प्लीहा में, जिसे स्प्लीन कह सकते हैं, प्लीहा में नष्ट होता है। आगे है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है। आगे है कि ये रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है तरल संयोजित ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त तरल संयोजित ऊतक है। आगे है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है, तो उनकी संतान रक्त में कौन सा होगा? तो वह होगा A अथवा O होगा। आगे है कि रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होता है? तो वह होता है लिम्फोसाइट के कारण। आगे कि दिल का दौरा पड़ने के घंटे यानी पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो दिल का दौरा जो पड़ता है उसे पहला घंटा को उसे गोल्डन आवर कह सकते हैं। दिल का दौरा का मतलब हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। आगे है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकतम मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए। आगे है कि मनुष्य के शरीर में रक्त दाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त दाब जो होता है वायुमंडल दाब से अधिक होता है। आगे है कि इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। इंसुलिन का जो कार्य होता है मानव शरीर में, तो वह होता है रक्त यानी हार्मोन, और हार्मोन का काम होता है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, इंसुलिन का। आगे है कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर है वह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। आगे देखिए कि रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। जैसे पहला कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस और थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है। आगे कि थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन बराबर क्या होता है? वह होता है फाइब्रिन। और आगे देखिए कि फाइब्रिन प्लस रुधिराणु मिलकर क्या करता है? तो रक्त का थक्का जमा देता है। आगे देखिए कि जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो जैविक प्रक्रिया को तेज करने में जो पदार्थ उत्तरदायी होता है उसे एंजाइम कहते हैं। आगे देखिए कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी निर्माण के उद्दीपित करता है तथा उसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधक के निर्माण को प्रेरित करता है। आगे देखिए कि रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है हृदय धमनियां कहलाती है।
आगे है कि लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं मुक्त कहाँ पाया जाता है, यह कहाँ बनता है, तो वह अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। और लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल पूछेगा तो 120 दिन होता है। कितना दिन होता है, 120 दिन होता है। और डब्ल्यू बी सी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है, तो इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि WBC का जीवन काल कितना होता है। आगे देखिए कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है जो लगभग 90% होता है। कितना, 90%। आगे कि स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है, तो स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है, तो वह बनता है एमाइलेज। आगे है कि रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उसे थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। आगे की हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सोडियम की, ये पोटेशियम नहीं होगा, सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। आगे की इंजाइम एक प्रकार का क्या है, तो वह है जैव उत्प्रेरक है। इंजाइम जो है एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। आगे है कि एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है, तो एक धड़कन यानी हृदय की एक धड़कन धड़कने में लगभग 0.8 सेकेंड लगता है, जो कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसे भी याद रखिएगा। आगे की रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, रक्तदाब का नियंत्रण जो होता है किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो वह होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। आगे की मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के नाम सुने होंगे, जिस व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो जाता है उन्हें हर हफ्ते डायलिसिस करवाना पड़ता है। चलिए आगे देखिए कि हृदय के संकुंचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब किसे कहते हैं, तो वह हृदय के संकुंचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाले दाब को ही रुधिर दाब कहलाता है या कहते हैं। आगे देखिए कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अत्यधिक ऊंचाई पर चला जाइएगा तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि कब होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद होता है। अगला है कि एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है, तो एनीमिया रोग जो होता है फॉलिक एसिड के कमी के कारण होता है। आगे देखिए कि मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा जो होता है वह तो ग्रेट सैफिन्स शिरा होता है जो पैर में उपस्थित होता है। आगे देखिए कि श्वेत रक्त कणों की संख्या यानी श्वेत रक्त कणों की संख्या यानी कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है, तो वह लगभग 12,000 प्रति सीसी होने पर। अगला है कि रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है, तो रक्तदाब के उपचार के लिए सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है, सर्पगंधा पौधे का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी या क्या कहलाती है, उसे महाधमनी कह सकते हैं, जिसे अरोटा भी कह सकते हैं। आगे है कि किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, यानी किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, तो वह प्लीहा को कहा जाता है। आगे की रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण को कहते हैं सिग्मेनोमीटर के नाम से जानते हैं। आगे की अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, तो पहले हृदय से कहाँ जाता है, महाधमनी से धमनिया से धमनिकाएं होता है, उसके बाद कोशिका अंग में चला जाता है। ये सबसे पतली होती है, तो पहले हृदय से महाधमनी उसके बाद धमनिया, उसके बाद धमनिकाएं, उसके बाद कोशिका अंग में चला जाता है। आगे है कि कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है, तो कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा जो होता है वह होता है 150 से 260 mg प्रति 100 ml पर। आगे है कि रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है, तो रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है, तो क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षा नहीं पाया जाता किसमें, जिस व्यक्ति के AB ब्लड ग्रुप हो, जिसे एंटीबॉडी कर सकते हैं। एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता है, AB में, जबकि पूछेगा एंटीजन नहीं पाया जाता है तो O में, किस में, O में नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी AB में नहीं पाया जाता है, एंटीजन O में नहीं पाया जाता है। आगे देखिए प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी क्या है, तो वह है एक ग्लाइकोप्रोटीन, तो अभी बताए थे कि एंटीबॉडी किसमें नहीं पाया जाता है, तो AB में। आगे देखिए सिकल सेल एनीमिया का रोग
किसकी विकृति से होता है? तो वह होता है आरबीसी। आरबीसी क्या है? तो लाल रक्त कणिका है। आगे देखिए कि रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य, जैसे कि हृदय। हृदय क्या करता है? तो रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। हृदय का काम है रक्त को संपूर्ण शरीर में परिवहन करना। धमनियाँ, धमनियाँ क्या काम करता है? तो यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है जो कि हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। सिराएँ, सिराएँ क्या करता है? तो सिराएँ जो होता है वह अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों से हृदय तक पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? हृदय तक। उसके बाद हृदय से शरीर तक के अन्य भागों में ले जाता है, तो धमनियाँ। कोशिकाएँ, कोशिकाएँ के काम क्या होता है? तो वह होता है धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन करना। आगे देखिए, रिसिपेरिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए, उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। आगे है कि कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो वह करता है लिम्फोसाइट करता है। आगे देखिए, आगे है कि रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ कौन कौन सा होता है? जैसे रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा कैसा होता है? तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। रक्त प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का होता है और तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन वह क्या होता है? ऑस्मोटिक दाब उपस्थित करता है। आगे है कि ग्लोबिमिन जो कि संक्रमण रोग से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन क्या है? तो रक्त का स्कंदन करता है, रक्त का स्कंदन करता है। आगे देखिए कि कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। क्या होता है? हल्का पीला होता है। और आगे देखिए कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो वह होगा ए भी होगा, बी भी होगा और ए भी होगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलिए पहले उसी को पढ़ लेते हैं। जैसे माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, तो रक्त समूह कौन कौन सा होता है? जैसे कि अभी बताए थे ए, उसके बाद बी और ए बी और ओ, 4 प्रकार के रक्त समूह होता है। जैसे कि अगर माता का भी रक्त समूह ओ है, पिता का भी रक्त समूह ओ है, तो संभावित रक्त समूह बच्चे में क्या होगा? तो वह ओ होगा। नहीं होगा तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, यह असंभव है। जैसे कि माता में अगर ओ है, पिता में ए है, तो बच्चे में क्या होगा? ओ भी होगा, ए भी होगा, लेकिन बी और ए बी नहीं होगा। आगे देखिए कि अगर माता में ओ है, पिता में बी है, तो बच्चों में क्या होगा? तो ओ होगा, बी होगा, ओ होगा, बी होगा, लेकिन असंभव कौन है? तो ए और ए बी नहीं होगा। अगर माता में ओ है, पिता में ए बी है, तो बच्चे में क्या होगा? तो बच्चे में ए भी होगा, बी भी होगा, लेकिन ओ और ए बी नहीं होगा। आगे देखिए कि माता में भी ए है, पिता में भी ए है, तो वह बच्चे में होगा ए या ओ होगा, लेकिन बी और ए बी नहीं होगा। आगे देखिए कि अगर माता में ए है, पिता में बी है, तो बच्चे में टोटल होगा, जैसे कि ए भी होगा, बी भी होगा, ओ भी होगा, ए भी होगा। इसमें कोई असंभव नहीं है, 4 के 4 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं बच्चे में। आगे है कि माता में अगर ए है, पिता में ए भी है, तो बच्चे में क्या होगा? तो बच्चे में ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, लेकिन ओ नहीं होगा, ओ कभी नहीं होगा। आगे देखिए कि अगर माता में बी है, पिता में भी बी है, तो बच्चे में बी होगा, ओ होगा, लेकिन ए और ए भी बच्चे में नहीं होगा। उसके बाद देखिए कि अगर माता का रक्त समूह बी है और पिता का रक्त समूह ए बी है, तो बच्चे में ए होगा, बी होगा और ए भी होगा, लेकिन ओ कभी नहीं होगा। अगर माता में भी ए बी है, पिता में भी ए बी है, तो बच्चे में ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन ओ कभी नहीं होगा। तो ये रक्त समूह याद रखेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि यदि दोनों जनकों यानी दोनों माता और पिता का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तभी देखिए अगर दोनों माता पिता का रक्त समूह ए बी हो तो बच्चे में क्या होगा? तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन ओ कभी नहीं होगा। तो वही तो क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। आगे देखिए कि स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या समानता कितनी होती है? तो प्लेटलेट्स की संख्या जो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। प्लेटलेट्स कमी सबसे ज़्यादा कब होता है? जब डेंगू ज्वर हो जाता है। डेंगू हो जाने के बाद प्लेटलेट्स ये अत्यधिक घट जाता है। आगे देखिए कि एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो वह होता है 14.5 ग्राम, यानी 14.5 कह सकते हैं, 14.5 ग्राम के आसपास होता है। आगे की पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायता करता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन जो है एंजाइम पाचन में सहायता करता है। आपको कमेंट में बताना है कि इनमें से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए कि ये पढ़ लिया। आगे है कि
समान रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो अभी बताए थे 100 से 120 दिन। आगे है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हाइपरलाइसीमिया कहा जाता है। आगे देखिए कि रक्त संबंधी समस्याएं, तो जैसे कि उच्च रक्तदाब हो जाएगा तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर उच्च रक्तदाब हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और निम्न रक्तदाब हो जाएगा तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। ये हाइपोटेंशन है या हाइपरटेंशन है। और हीमोफीलिया हो जाएगा तो आघात से रक्त स्राव होता है, और रक्ता हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। चलिए आगे देखिए कि धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर में विभिन्न अंगों में ले जाती है। धमनियाँ का काम क्या होता है? वह हृदय से ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजन से मिला हुआ रुधिर को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है। और सिराएं का काम क्या होता है? तो सिराएं का काम होता है अशुद्ध रक्त जो सारा शरीर में यानी शरीर में है उसे कहाँ ले जाएगा? तो हृदय तक पहुँचाएगा। इसका काम क्या है? तो सिराएं का काम है। और धमनिया का काम बता दें, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और सिराएं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, याद रखिएगा। तो आज हम पढ़ें किसके बारे में? तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ें। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसका PDF हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।